तो मतलब उस पे काफ़ी लोगों ने गालियाँ दी, अब्यूजिव कमेंट्स आए। हेलो नमस्कार आदाब, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑन कैमरा विद रवि। और अगर आप एक ऑथर हैं या उस सफ़र पर हैं तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस एपिसोड में बात की है एक ऐसे ऑथर से जिन्होंने 2019 में अपनी पहली किताब क्रॉनिकल्स ऑफ द मॉर्टल विष्णु के साथ शुरुआत की एंड दैट बुक बिकेम वन ऑफ द पॉपुलर बेस्ट सेलर इन माइथोलॉजी सेक्शन। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अंतर भाई कैसे हो, पहले तो आप ये बताओ। बहुत बढ़िया रवि जी, एंड यू नो दिस इज सच अ स्वीट सरप्राइज आप लोगों की तरफ से। एक्चुअली मुझे मतलब वी शुड टेल दिस टू द ऑडियंस, मुझे पता नहीं था कि ये पॉडकास्ट होने वाला है। दिस इज अ सरप्राइज। पता नहीं था, वो सिर्फ हमारी मुलाकात होने वाली थी। एग्जैक्टली, एक्चुअली रवि जी ने मुझे उनकी जब शादी हुई थी डिम्पी जी से, तो ही कॉल्ड मी अप वेरी काइंडली एंड मैं एक्चुअली काम की वजह से आ नहीं पाया था। तो मुझे ये था कि मतलब नेक्स्ट जब भी दिल्ली जाऊँगा किसी भी काम की वजह से तो मिलना है दोनों को एक साथ। मतलब पहले तो दोनों को देखा था, लेकिन यू नो ये होता है ना, आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। तो फिर मतलब इन्होंने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म को शुरू किया एक साथ, फिर यू नो दुनिया शुरू की अपनी एक साथ, तो मुझे वो लाइव देखना था। शादी में क्यों नहीं आए थे वैसे? उस वक्त आई वॉज स्टक इन समथिंग एंड जो हमने उस वक्त बात करी थी ना, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज जिसके बारे में हमने ऑफ कैमरा बात की थी। कोई बात नहीं, ये हम पता नहीं लगने देंगे। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार हम 2019 में मिले थे पहले और आज हो गया 2024, वो भी ख़त्म होने वाला है। 5 साल हो गए हैं। राइट। और 2019 में पहली बुक रिलीज़ हुई थी जी। फिर उसके बाद अब ये दूसरी बुक रिलीज हो रही है। डेफिनेटली विल टॉक अबाउट योर न्यू बुक। वैसे ये कवर है उस बुक का। मेरे को ये जानना है कि अंतर खाली वक्त में क्या करता है व्हेन ही इज़ नॉट राइटिंग अ बुक। व्हेन आई एम नॉट राइटिंग अ बुक तो मैं अपनी दुनिया में होता हूँ। हम राइटर क्रिएटिव लोग बहुत, शायद इफ आई टेल इट लाइक दिस, नार्सिसिस्ट होते हैं थोड़ा। तो हम सिचुएशंस इमेजिन करते हैं, हम अलग अलग सिनेरियोज इन्वेंट करते हैं और सोचते ही कि काश ऐसा होता तो वैसा होता, वो वाली चीज़ ना, वी हैव दैट सॉन्ग राइट। तो वो वाली चीज़, वो दिमाग में वो चीज़ होती रहती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हॉबीज़ तो फिर मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। अच्छा, तो लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो कहीं? बिल्कुल अकेले यू नो समटाइम्स विद समबडी, फ्रेंड हो गया, भाई हो गया। एंड उसके अलावा आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। और आपके और मेरे सॉन्ग की टेस्ट अच्छे हैं बिकॉज यू नो टू बी रियली ऑनेस्ट आई फाइंड सोल इन द रेट्रो सॉन्ग्स। ऑफ कोर्स यार, वही मज़ा है पुराने सिंगर्स में। एग्जैक्टली, मतलब आजकल गाने 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। मुझे पसंद है 7 मिनट का गाना, 6 मिनट का गाना। बहुत सारे गाने तो ऐसे हैं पुरानी फिल्मों के जिसमें 1.5 मिनट तक सिर्फ म्यूजिक आ रहा है। Exactly. बाद में लिरिक्स शुरू हो रहे हैं, तो वो तो अपना ही मज़ा है। बिल्कुल। तो ये इतना ही प्लान था, 4 साल के बाद ही दूसरी बुक रिलीज़ करनी है या कुछ और भी चीज़ें हुई? अच्छा, नया क्या सीखा इन 4 सालों में? कुछ नया हुआ? सबसे पहली बात तो ये सीखा कि जो अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने सोशल हाउस पे एक पोएट्री की थी लेकिन वो मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो यू नो रवि एंड सोशल हाउस वाज वेरी काइंड कि उन्होंने उसको मतलब, एंड इट आल्सो डिड वेल, 1.5 लाख व्यूज आए थे। तो दैट वे अवेलेबल है वो, अगर किसी को देखनी हो तो जाके देख लेना। तो बट यू नो मुझे ये समझ में आया कि यू नो आई रियली नीड टू आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आई थिंक आई बिकेम मोर आर्टिस्टिक एज अ पर्सन। तो उस वक्त इट वॉज माई फर्स्ट बुक और मुझे एक लॉन्च चाहिए था। सो आई बिकेम अ वेरी कमर्शियल पर्सन फॉर माई फर्स्ट बुक। अभी मुझे समझ में आया ज़िंदगी में मतलब कॉमर्स अपने आप होता है, यू नो सेल्स, नंबर्स, पैसे, ये चीज़ बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू एन आर्ट फॉर्म। करेक्ट। नहीं तो ये नहीं हो पाता, मतलब आपका क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा ही। तो अभी जो बात कर रहे थे दैट कि फर्स्ट बुक के हिसाब से यू आर गोइंग एथिकली, ताकि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, तो किस चीज़ का डर था वो कि मेरे को इसी रास्ते में जाना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही प्रमोट करनी है बुक? नहीं, वो मैंने सेकंड बुक के लिए सोचा है। फर्स्ट बुक के लिए आई डोंट थिंक आई वाज वेरी एथिकल एज एन आई एम, जैसे कि एथिक्स मतलब क्या, मैं मे बी ऑनेस्ट विद माई आर्ट। जैसे कि मैंने पोइट्री परफॉर्म की जबकि मुझे पता था जेन्युइनली कि आई एम नॉट वेरी गुड एट पोइट्री। इनफैक्ट यू नो आई डोंट राइट पोइट्री। मैं पोइट्री तभी लिख सकता हूँ, वो भी इंग्लिश में, जब मैं रोता हूँ तब लिख सकता हूँ। बहुत सारे शायर तभी लिख पाते जब वो रो रहे होते हैं या पी रहे होते। तो मतलब और परफॉर्म करना तो मतलब दैट वाज अनदर बॉल गेम। तो फिर वही चीज़ है कि अभी वो ऑनेस्टी है। अभी यू नो मैं पॉडकास्ट पे इसलिए हूँ बिकॉज आई नो दैट आई कैन टॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतरीन बोल सकता हूँ, बट यस मैं
खराब नहीं बोलता हूँ. I believe that. नहीं आप बिल्कुल ख़राब नहीं बोलते, बहुत स्वीटली बोलते हैं ऐसे. ये कई बार आर्टिस्ट अपने आप को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करता रहता है हर वक्त. मेरे ख्याल से जो रियल आर्टिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को और बेटर करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि नहीं यार मैं इसमें अच्छा नहीं और बेटर हो सकता हूँ. तो यही चीज़ है. तो ये जब पहली बुक लिखी थी, अच्छा मुझे एक चीज़ के बारे में पहले ये बात करनी है कि पहली बुक भी माइथोलॉजी पे थी जी, दूसरी भी वही सब्जेक्ट है. तो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट बुक फर्स्ट. कि उस बुक तक कैसे पहुँचे थे, ये स्पार्क कब आया कि मेरे को इस सब्जेक्ट पर लिखना है, इस कहानी के ऊपर लिखना है? So I have mentioned that there's a lot of time in many of my interviews कि I believe in the butterfly effect. कि कुछ होता है जिसकी वजह से कुछ और होता है. So 2016 I just graduated as an economics graduate from Ramjas. तो उस वक्त I wanted to go to the US for an MS degree in marketing. I appeared for the exams required और हो भी गया था मेरा, बट मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी. अच्छा. और वो इसलिए नहीं मिला था, एंड दिस इज टू एवरीवन आउट देयर. जो लोग कहते हैं कि 10th के मार्क्स काम नहीं आते, वो नहीं आते. अनटिल अनलेस आपको यूएस जाना है. यूएस में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर 10th से लेके 12th से लेके ग्रेजुएशन सबके मार्क्स मायने रखते हैं. अच्छा. तो ये जाने के लिए है या वहाँ पर कुछ अगर करना है? नहीं, वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एक्चुअली. एडमिशन तो मुझे भी एक्चुअली मिल गया था, बट वही चीज़ होता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिला था, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम. सो दैट वाज द केस. एक वो चीज़ हो गया था. दूसरा, माय फादर वाज वेरी अनवेल दैट टाइम, और उस वक्त मेरी एक पर्सनल कुछ इश्यूज चल रहे थे. उन सबको लेके मुझे डिप्रेशन हुआ था. तो आई वाज ऑन मेडिकेशन 9 महीने. आई रिमेंबर्ड क्लियरली आई वाज ऑन मेडिकेशन. मैं घर गया था ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही. 9 महीना 3-4 महीना तो यहाँ रहा, आखिरी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर. और ये कौन से साल की बात? 2016. तो मतलब मैं घर गया था. 3-4 महीने तो यही रहा. फिर अगले 3-4 महीने आई स्टेड एट होम, एंड माय मदर सजेस्टेड. जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जब बहुत मुसीबत में होते हैं तो फिर इट्स योर मदर, मतलब माँ ही आके आपको बचाती है. तो माय मदर सेड कि इसके साथ साथ थोड़ा ट्राई अ बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. गीता पढ़ लो. तो मैंने पढ़ा, ठीक है. मतलब पहली बार पढ़ा तो समझ नहीं आया. दूसरी बार पढ़ा तो लगा कि प्रैक्टिकल नहीं है. तीसरी चौथी बार पढ़ा तो समझ में आया कि मेरे में क्या गलतियाँ हैं. अच्छा. तो देन गीता पढ़ने के बाद आई गॉट इंटरेस्टेड कि गीता एज अ पार्ट ऑफ द महाभारत. फिर मैंने महाभारत को पढ़ा, देखा. फिर आई स्टार्टेड रीडिंग अदर स्क्रिप्चर्स, और वहाँ से मुझे पता चला मिथोलॉजी में बहुत सारे स्कोप है. इतनी सारे स्टोरीज है और इतने सारे लेसन्स है जिसको हम स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डेल्विंग इनटू मिथोलॉजी. इंडिया में जो मिथोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव सा है, और ये अपने साथ बहुत सारे मल्टीपल नैरेटिव्स लेकर आता है. हाउ डिड यू डील विद दैट कि मतलब बैलेंस भी रहे, वो सब्जेक्ट भी रहे जिंदा, और वो स्टोरी भी बखूबी तरीके से कह पाओ? ये कैसे बैलेंस किया था? ये सबसे पहले एक चीज़ होती है, मतलब कुछ चीज़ें सच्चाई होती है ना, फिर भी नहीं कहनी चाहिए. तो वो चीज़ मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है ना, सच बोलने से ज़रूरी ये हो जाता है कि मतलब आप लोगों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करो. तो फिर मैं मिथोलॉजी के बारे में जब बोलता हूँ तो अगर मेरे को पता है कि ये चीज़ मिथोलॉजी में है, हमारी मिथोलॉजी तो छोड़िए, महाभारत, आई डोंट कंसिडर महाभारत अ मिथोलॉजी. मैं वो मानता हूँ कि वो एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है. तो फिर मतलब उस हिसाब से मतलब अगर महाभारत, तो फिर महाभारत में जो सारी चीज़ें लिखी गई है वो सब मतलब एज इन हमारे कल्चर या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिशंस के फैक्ट्स हैं. लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो शायद लोगों को अभी एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी. तो मैं वो मैं जानबूझ के या फिर आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करूँ, और उसको लेके उसके अलावा मैं आई ट्राई टू टेक आउट द पॉजिटिव थिंग्स. कोई भी रिलीजन हो, अगर हम इसको मतलब अभी अगर कोई इफ देयर इज एन एथिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, तो फिर मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आई से मे बी वो बोलेंगे कि स्यूडो साइंस है, ये है वो है. लेकिन वही चीज़ है कि ऐसे हमारे पुराण और ग्रंथों में चीज़ें ना थोड़ा रिडल के वे में और थोड़े कहानियों के तरीके से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताकि लोगों को हमेशा समझ आए. वही चीज़ होता है ना, हमने मतलब हमको वो चीज़ याद रहती है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई होती है.
तो सारी चीज़ों को लिटरल ट्रांसलेशन में नहीं लेना चाहिए. इनफैक्ट आपको भी पता होगा, अभी मेरी जो ये बुक है, ये बुक एसमीज में भी आ रही है. तो जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाए तो वो एसेंस ही खत्म हो जाएगा. जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, हम लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो उसका सोल, उसका एसेंस खत्म हो जाता है. हाँ. तो मतलब ये जरूरी है कि आप समझे चीज़ों को. समझ के मतलब लोगों को इन अ मोर कन्वेंशनल वे, कंटेम्पररी वे उनको समझाएं. एंड ऐसे करने की कोशिश में इफ़ यू हैव दिस थिंग कि ऑफन नहीं करना है, पॉजिटिव चीज़ें लेके चलनी है, तो आई थिंक वो बैलेंस हो जाता है. और मेरा इतना कॉन्शियस सा डिसीजन नहीं रहता है इन सब को छोड़ के. बाकी तो आई हैव टू ऑल्सो बी ट्रूथफुल. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ है, मुझे पता है कि जैसे कि यही बुक दिस इज बेस्ड ऑन अ वॉर बिटवीन कृष्णा एंड शिवा, जो कि सचमुच हुआ था. तो जब से पहले मैंने आपको बताया ना, पहला जो वीडियो मैंने इसके ऊपर मतलब आई रिलीज्ड, तो मतलब उस पर काफ़ी लोगों ने गालियाँ दी, अब्यूजिव कमेंट्स आए कि मतलब बैन करो. क्यों बैन करें? क्या वजह थी उनकी? वजह नहीं होते हैं ना. मतलब बैन करवाने वालों की वजह नहीं होती. वजह नहीं होते. मतलब देयर वाज अ कमेंट जहाँ पे कुछ तो बता रहे होंगे कि मतलब कहानी ऐसी होगी या वैसी, क्यों लड़वा रहे हो. अच्छा, सो बेसिकली दे डिडंट नो कि ऐसा कुछ हुआ था. और जिनको अगर किसी को अगर मैंने बोला भी कि ये हुआ था, तो फिर उनका ये होता है कि नहीं, ये लड़ाई नहीं, ये लीला है. अच्छा. लेकिन महाभारत और भागवत पुराण में ही ये युद्ध, इसको युद्ध ही कहा है. अच्छा. तो फिर वही चीज होता है ना, आप महाभारत और भागवत पुराण से तो ज्यादा महान नहीं हो, मतलब जिन्होंने भी वो कमेंट किया था. तो अगर वहां पे युद्ध है और आप लीला कह रहे हो, तो आप टेक्निकली गलती कर रहे हो ना. कृष्ण के जो रास थे वो लीला होता था, युद्ध होता है. तो वो डिस्टिंक्शन उनको पता नहीं है, तो वो गाली वाली पड़ी. लेकिन वही चीजें मेरे को ये टॉपिक पे फिर भी लिखना था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी अदर रिलीजन या फिर कोई भी ऐसा कुछ होगा जहाँ पे दो गॉड्स अपने अपने आइडियोलॉजी और अपने अपने मतलब मान्यताओं के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से. तो बेसिकली दिस इज अ क्लैश बिटवीन ideologies of these two exactly gods. Ideology, and also it's also about when a god, मतलब भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जैसे कि इसमें शिव जी इसलिए इस युद्ध में उतरे, श्री कृष्ण के सामने इसलिए लड़े क्योंकि उन्होंने किसी को एक वचन दे के रखा था, अपने किसी भक्त को. क्या? तो इस बुक की सबसे बड़ी एक लेसन ये है. लोग इसको मतलब देखते हैं कि मतलब लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसका बात आप ये इस चीज़ को भी तो एक्सप्लोर करो ना कि हमारे इसमें ये लिखा है कि भगवान भक्त के लिए मतलब कृष्ण और शिव, हम ये भी मान सकते हैं कि एक दूसरे के अंश हैं, इन अ वे दे इंटरकनेक्टेड. तो फिर मतलब अपने आप से भी लड़ने के लिए तैयार है भक्त के लिए. तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. तो इस तरीके से हमको आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हमको इस तरीके से सोचना चाहिए. एंड ऑल्सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव. मतलब वही होता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी. करेक्ट. जब पहली बुक लिखी थी और जो अभी जो दूसरी बुक रिलीज हो, वैसे मेरे ख्याल से दैट वाज नॉट योर फर्स्ट बुक. आई सॉ वन ऑफ योर रील या कुछ जहाँ पर यू हैव मेंशन्ड के व्हेन यू वर 14 तब पहली बुक लिखी थी. राइट. वो किस चीज़ की बुक थी? वो एक्चुअली मतलब 14 जब था तो आई वाज इन क्लास 7, 2007 की बात है. ठीक है. तब हम CID आहज कोई ये सब बहुत पॉपुलर हुआ करता था. और मैंने अपनी खुद की स्टोरीज बना के अपने कजिन्स के साथ इसको एक्ट आउट करता था. अच्छा. ठीक है. तो फिर मेरे को लगा यार मुझे वैसे स्टोरी लिख के पब्लिश करनी थी. तो फिर देयर वर अ कलेक्शन ऑफ डिटेक्टिव एंड हॉरर स्टोरीज, बट मैं खुद साथ मतलब क्लास 7 में था, तो दैट वाज अ चिल्ड्रन ओरिएंटेड बुक. सो टेक्निकली दैट वाज योर फर्स्ट बुक. राइट. ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा व्हेन यू रोट दैट मॉर्टल विष्णु, फिर उसके बाद अब ये, तो इस बीच में एज एन ऑथर कहाँ एस्पेक्ट में ग्रो किया है? डेफिनेटली यू आर एन आर्टिस्ट, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा होगा कि मैं इस चीज़ में ग्रो किया है या और मेरी ये बेटर हुई है. अप्रोच में किस तरह से डिफरेंस आया है या राइटिंग स्टाइल में कैसे डिफरेंस आया है? सो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. सो फर्स्ट बुक क्या था, दैट वाज अ फिक्शनल स्टोरी. ये वाली स्टोरी है, ये महाभारत और भागवत पुराण में मेंशन स्टोरी है, जो मतलब मैंने उसी को रखा है. बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सिर्फ उतना लिखूंगा तो वो तो 100 पेज में ख़त्म हो जाएगी. तो मुझे और थोड़ा मतलब अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ा. तो फिर दिस इज मोर रिसर्च ड्रिवन, दैट वाज मोर इमेजिनेशन ड्रिवन, दिस इज मोर रिसर्च ड्रिवन. जैसे कि लोगों ने ना कभी
कुरुक्षेत्र के बाद वाले टाइम पीरियड को इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ बुक्स एक्सप्लोर नहीं किया है. अच्छा. लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र हो गया था, पांडव श्री कृष्ण के अलायंस जीत गई थी एंड देन एवरीथिंग वाज गुड. ऑफ कोर्स इट वाज वेरी गुड, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि कौरव को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग जिन्होंने कुरुक्षेत्र की वार में लड़ाई नहीं की थी बट इंटरनली उनको सपोर्ट करते थे, वो लोग तो बच गए थे. तो फिर उसके बाद उनके एस्पिरेशंस थे, तो फिर उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की. फॉर एग्जांपल आफ्टर युधिष्ठिर जो सम्राट बने थे, आर्यव्रत, यानी कि मतलब तब हम भारत को आर्यव्रत कहते थे, तो आर्यव्रत का जो सम्राट बने थे दैट वाज परीक्षित. सो बेसिकली अर्जुन जी के ग्रैंडसन थे और अभिमन्यु का पुत्र था. तो परीक्षित को ऐसे ही किसी कौरव सपोर्टर ने, तक्षक करके एक कैरेक्टर है, उन्होंने मार दिया था. तो परीक्षित के जो बेटे हैं जन्मजया ने मतलब उसको लेके वो थोड़ा और खींचा गया. फिर दैट वाज अ रिवेंज स्टोरी. और फिर कलयुग आया. सो कलयुग इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन एज अ कली असुर. तो फिर जब कलयुग में कली आया तो फिर कली के साथ भी परीक्षित और जन्मजया के कुछ हुए थे. और उसके बीच जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, मे बी इसलिए पता नहीं है क्योंकि समवाय अभी भी हिस्टोरिकल तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो युद्ध हुआ था श्री कृष्ण और शिव जी के बीच, तो ये असम में हुआ था, मेरे होम स्टेट ऑफ तेजपुर. अच्छा. तो मैंने वो चीज़ मतलब जो साइट्स हुए थे उस लड़ाई को लेके, वो अभी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है. दोज आर लाइक ट्रेजर्स है हमारे लिए, तो टूरिस्ट प्लेसेस है. तो मैं वो देख के बड़ा हुआ हूँ. सो व्हाट डू यू थिंक ये लोग ये और लोगों तक क्यों नहीं पहुंची हैं जैसे और चीज़ें पहुंची हुई हैं? जैसे हम लोग कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे, दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर, लोगों को पता है. तो इन चीज़ों के बारे में इतना क्यों नहीं पता लोगों को? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सबसे पहली बात तो ये हो जाती है ना, महाभारत में कुरुक्षेत्र तक जो कुछ भी होता है वही इतनी सारी चीज़ें सिखा जाती है, इतना वास्ट है कि उसके बियॉन्ड मतलब लोगों को मतलब शायद अगर हम उसको एक साथ बताते ना तो लोगों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे. लेकिन महाभारत एज अ टेक्स्ट, जो ओरिजिनल महाभारत था, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ समाप्त नहीं होता था. उसके बाद भी किस तरह से राज किए थे, मतलब श्री कृष्ण कैसे मतलब खुद की इच्छा मित्र, इन अ वे ही डाइड ऑफ हिज ओन चॉइस श्री कृष्ण जी. तो वो मतलब ही वेंट बैक टू वैकुंठ और जो हमको पता है द्वारका डूब जाती है, श्री कृष्ण का जो डायनेस्टी है वो आपस में लड़के मर जाती है. फिर अर्जुन और पूरे पांडव अलॉन्ग विथ द्रौपदी वो लोग स्वर्ग की तरफ यात्रा करते हैं. वो सब होने के बाद महाभारत समाप्त होती है. लेकिन उससे बीच महाभारत के शायद 20-25 साल, दिस इज थोड़ा एम्बिगुअस, थोड़ा वो कितना साल है वो तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट. लेकिन एक ये बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था बिटवीन श्री कृष्ण एंड लॉर्ड शिव. तो इसके बारे में कभी किसी को मतलब ऑलरेडी कुरुक्षेत्र कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया. और अभी क्या है, लोगों ने अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिखानी शुरू की. महाभारत या फिर कुरुक्षेत्र हम अर्जुन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बुक्स आ चुकी है, दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से आ चुके हैं, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से आ चुके हैं. तो देयर वाज नो स्पेस. बट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से और कभी नहीं हुआ है. एग्जैक्टली. तो मैं आई हैव बीन फॉर्चुनेट क्योंकि मैं तेजपुर में था. ये लड़ाई ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तेजपुर, सो तेजपुर का लाइक तेजपुर इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर आई हैव ग्रोन अप, बट दैट डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड सोनीतपुर. सो सोनीतपुर इज बेसिकली वो नाम ही इस युद्ध के बाद पड़ा था, अभी तक वही है. अच्छा. सोनीतपुर लिटरली मीन्स सिटी ऑफ ब्लड, इस युद्ध की वजह से. दिस इज असमीज में मतलब है इसका ऑल्सो मतलब संस्कृत में इन द टेक्स्ट इट्स कॉल्ड सोनीतापुरा. मतलब आई कैन बी अ बिट रॉन्ग विथ माई प्रोनाउंसिएशन, बट ऐसा कुछ है मतलब इवन इन संस्कृत मतलब वो सोनीतापुरा, बट ऐसा ही कुछ मतलब वर्जन ऑफ दैट वर्ड हैज बीन यूज्ड. तो ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था और मुझे अभी किसी को नहीं पता है. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है. इतनी बड़ी एक स्टोरी, एक चीज़ हमारे वहाँ हुई है, लोगों को पता नहीं है. एंड ये मैं नहीं जानता कि असम के राइटर्स या फिर असम के लोगों ने इसको पहले क्यों लिखा नहीं. दैट आई हैव नो आंसर फॉर. लेकिन क्योंकि मुझे पहला बुक मेरा डिसेंट सक्सेस था, इट बिकेम अ बेस्टसेलर एंड एवरीथिंग, और रेस्ट ऑफ इंडिया से तो सपोर्ट मिला था, लेकिन असम से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला. तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि आई शुड डू समथिंग फॉर टू गिव बैक. जो हमारी गिविंग वाली चीज़ पे बात हुई ना, दैट वाज द बेसिक आइडिया जिसकी वजह से मतलब
मैंने सोचा कि यू नो दिस वे मे बी आई कैन गिव बैक समथिंग टू द प्लेस दैट शावर्ड मी विद सो मच लव. इसलिए ये कहानी मैंने लिखनी शुरू की. एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ रिस्क, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसको अनाउंस करते ही आई स्टार्टेड गेटिंग हेट कॉमेंट्स, अब्यूजिव कॉमेंट्स, लोगों को पता नहीं है. एंड तो यू रन अ रिस्क ऑफ दैट. एंड ऑल्सो यू नो कभी कभी कुछ लोग इतना ही बोलते कि हाँ ये हुआ था, वो तो हुआ था, क्यों लिख रहे हो. अच्छा. तो वही चीज़ है ना कि आप अगर कुछ चीज़ महाभारत या भागवत पुराण ऐसे में है तो फिर आप अपने हिसाब से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को तो लेके नहीं रह सकते ना, क्योंकि आप इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में देख रहे हो. लेकिन इससे सीख बहुत, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दी, अभी बाकी चीज़ों के लिए यू हैव टू रीड द बुक. लेकिन हाँ, हम सारी पूछेंगे भी नहीं. ऑफ कोर्स. लेकिन मतलब वही हो गया. एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. तो दैट्स अ लेसन. तो ऐसे काफ़ी लेसन्स हैं. एक और लेसन मैं ये भी कहता हूँ, आई कैन से दिस, कि ये युद्ध एक लव स्टोरी की वजह से हुआ था. अच्छा. हाँ, एक यादवा राजकुमार और एक असुर कन्या प्रेम में पड़ गए थे, इस वजह से भी ये युद्ध हुआ था. तो जो लोग कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज गलत है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, वो ऑलरेडी उस पर बात हो चुकी है बहुत वक्त पहले, है ना. एग्जैक्टली. कि मतलब उसके लिए युद्ध हो गया था. तो लोग मतलब जिस तरीके से कहते हैं, इवन इफ वी गो बैक, मतलब हम शिव जी और सती जी के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसमें भी तो वही था. सती माता सती के पिता दक्ष जी शिव जी को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके हिसाब से शिव जी बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी. कास्ट नहीं बोलेंगे लेकिन कैटेगरी, ठीक है. तो वही था. लेकिन उससे हमको क्या सीख मिली कि सच्चे प्यार के बीच आओगे तो जलोगे, मरोगे. तो हमको वही चीज़ है ना. लोग अभी तकलीफ ही ये है कि मतलब लोग सिर्फ उतना ही सुनना चाहता है, उतना ही समझना चाहते हैं जितना उनके प्रोपेगेंडा या फिर उनके एजेंडा को सपोर्ट करते हैं. हमें सोचना चाहिए एक चीज़. एक्चुअली आजकल ऐसे लोग करते भी नहीं है. दे डोंट वेरीफाई जो उन तक चीज़ें आ रही हैं. वो कोई नहीं चाहता मेरे ख्याल से इतना चीज़ों को समझना, वेरीफाई करना या उस पर रिसर्च करना. लेकिन अभी ये ज़्यादा इजी है. पहले गूगल नहीं हुआ. डेफिनेटली अब तो ये ज़्यादा इजी है, लेकिन कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता मुझे लगता है. लेकिन ठीक है, हमें जो काम करना है हम तो वो करेंगे ही, और जो उनको काम करना है वो तो करेंगे. तो मुझे भी अपनी पर्सनल वीडियोस वगैरह पे व्हेन आई टॉक अबाउट उर्दू एंड दिस स्टफ तो गालियाँ आती हैं. मेरे पास तो ये भी आया था एक बार कि इसको पाकिस्तान भेजो. खैर, लेट्स टॉक अबाउट योर राइटिंग जर्नी. मतलब बेसिकली कब वक्त मिलता है लिखने का, कैसे कैसे लिखता है. लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस. श्योर. हाँ, सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट माय राइटिंग प्रोसेस, तो मैं खुद को ये सोचता हूँ कि दिस इज़ अ जॉब. तो फिर यू नो दिन में इतने घंटे मुझे बैठना है, चाहे मैं कुछ लिख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा, आई विल सिट. कितने घंटे बैठते हो? आई एम अ पर्सन हु फॉलोज अ स्केड्यूल. तो फिर मतलब उस हिसाब से, जैसे कि दिन के वक्त 4 घंटे 5 घंटे लिख लिया, रात के वक्त और 4 घंटे, 8 घंटे लिखता हूँ दिन में. 8-9 घंटे टोटल 8 घंटे लिखता हूँ. 8-9 घंटे लिखता हूँ. तो उनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में, लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर जो पहले लिखा हुआ है वो एडिट करता हूँ. लेकिन आई मेक श्योर कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ कर रहा हूँ. एंड टू ऑल द एस्पायरिंग राइटर्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू हैव टू डू. वो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है. डेफिनेटली. नहीं तो वही चीज़ जो हम बात कर रहे थे ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते चले जाएंगे, वो मैन्युस्क्रिप्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी. तो कैसे मैनेज करते हो, कैसे समझाते हो अपने आप को? क्योंकि मैं आई हैव टोल्ड माई सेल्फ कि मैं और कुछ, इसीलिए मैंने कहा ना कि मेरी मजबूरी है. अगर मैं कोई दूसरी जॉब कर रहा होता तो फिर तो शायद ये लीनियंसी आ जाती है. एग्जैक्टली. क्योंकि अभी मुझे पता है ना, मुझे कमाना भी तो है, खाना भी तो है, बाकी छोड़ दो, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो कमानी है ना. पेट के लिए इंसान कुछ भी. एग्जैक्टली. तो वो वाली चीज़ हो जाती है. और मेरा प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले आई थिंक ऑफ द थीम्स, कि मुझे क्या थीम, जैसे कि इस बुक के लिए इफ आई गिव एन एग्जांपल, फर्स्ट थीम वाज समथिंग आई वांट टू रिटर्न बैक टू असम, नॉर्थ ईस्ट. तो वो थीम हो गया, दैट इज नॉट अ टॉपिक, वो एक थीम हो गया. तो फिर उस पर अलग अलग कहानियां बन सकती है. जैसे कि यू नो लोगों को ये भी पता नहीं कि असम के कुछ बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर्स थे, मनीराम देवान, पियाली फुकन करके. सो मतलब वो भी मैं एक्सप्लोर कर सकता था. तो लेकिन वही चीज़, बिकॉज आई डू मिथोलॉजी, आई एम डूइंग मिथोलॉजी, मैंने इसको सिलेक्ट किया. सो दैट वाइज यू नो थीम की वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया. देन अगेन दूसरा थीम जो मुझे इंक्लूड करना था वॉज यू नो कि मुझे फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है, जो जिसको हम ट्रेडिशनली हीरोइन कहते हैं, उसको मुझे मतलब बस हीरो को
इंस्पिरेशन देने के लिए नहीं डालना था. सो आई ऑल्सो चूज़ कि एक ऐसी कहानी जहाँ पे सीरियसली द फीमेल लीड इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द मेल लीड. यहाँ पे अगर मैं फीमेल लीड को हटा दूँ ये कहानी नहीं चलेगी. मतलब आई कैन नॉट राइट दिस. तो इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है. बहुत बड़ा रोल है. And I have shown her as a warrior. I have shown her, in fact she was a warrior. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आज भी हमारा जब लोग प्यार करते हैं तो अगर किसी को भाग के शादी करनी होती है कौन मदद करता है? दोस्त लोग. एग्जैक्टली, तभी भी दोस्त लोग ही किए थे. अच्छा. हाँ, that's a very interesting thing. मैंने भी अपने दोस्त के ऐसे भागाकर शादी करवाई थी. वाओ, कभी इस पे पॉडकास्ट करना चाहिए जो हाँ you know I would be asking. हाँ, तो अच्छा ये है, मतलब सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर ऐसा म्यूज नहीं है. एग्जैक्टली, वो कुछ काम कर रही है स्टोरी के अंदर. हाँ, मतलब सिर्फ वो भी नहीं. आई हैव ट्राइड कि यू नो कहीं फीमेल लीड का 51% हो एंड मैंने मेल लीड को शायद 49% दिखाया है यहाँ. बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हमारी थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डेफिनेटली. तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन कोई भी सोसाइटी की टीवी और मूवीज़ में होती है. तो मूवीज़ में तो अभी काफ़ी अच्छा है, लेकिन टीवी में आज भी हु इज़ अ गुड वुमेन अकॉर्डिंग टू टीवी सीरियल्स, जो थप्पड़ खा के चुप हो जाए. एग्जैक्टली. जो अपनी सास बहू वाली जो अपनी चीटिंग करते हुए पति को माफ कर दे. जो मतलब ऐसी चीजें जो मतलब खुद मतलब मर जाएगी लेकिन वो बच्चों के लिए करेगी, ये करेगी, वो करेगी, है ना. कोई भी एस्पिरेशनल वुमेन होती है तो फिर शी इज अ वैम्प. के ड्रामा की बहुओं की बात हो रही है इस वक्त. गोपी बहू दिमाग में आ गई मेरे. तो मतलब उस तरीके से सो आई फेल्ट कि सिचुएशन को चेंज करने के लिए मैं तो काफ़ी छोटे पैमाने पे कर रहा हूँ बट दिस इज व्हाट आई कैन डू एट द स्टेज. तो फिर ये ज़रूरी था. आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी. एंड अनदर थिंग, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा. सो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि जो कि आपने मुझे पूछा कि पहले बुक से लेके इस बुक पे मेरे अंदर क्या इवॉल्व हुआ है. जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है मैं और खराब राइटर बन गया. नहीं बना हूं टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन हो सकता है. लेकिन वो चेंज वो किसी वजह से आता है ना. कुछ होता है तो वो सारी चीजें दिखानी जरूरी होती है. दैट इज हाउ यू शो कि एक कैरेक्टर डेवलप कर रहा है या फिर रिग्रेस कर रहा है, लेकिन इट्स चेंजिंग. So these are the kind of things that as a writer, young writers have to keep in their mind. और एक चीज़ होता है कि कमर्शियल जो एस्पेक्ट है उसके साथ आप अपने आर्टिस्टिक एम्बिशन को कैसे जोड़ते हो. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आइदर पार्ट. काफ़ी लोगों को लगता है कि ये आर्ट फॉर्म है तो फिर इट शुड बी लाइक दैट. लेकिन वही चीज़ है ना, आप खुद पैसे नहीं लगा रहे हो. पब्लिशर इज पब्लिशिंग. एक मूवी है जिसको आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग इट. तो वही चीज़ अगर कोई मेरे ऊपर करोड़ रुपए लगा रहा है तो फिर वो 5 करोड़ तो बनाएगा ना उससे. करेक्ट. वो वाली चीज़ हो जाती है. तो फिर यू हैव टू टेक द कमर्शियल इंटरेस्ट इनटू पिक्चर. एट द सेम टाइम अगर मैं पूरा कमर्शियल बन जाता हूँ तो फिर आई एम लॉस्ट एज अ राइटर. तो फिर आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. एंड आपके साथ मेरी इसी चीज़ पे बात हुई थी कि कभी कभी हम थोड़ा ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं इस साइड पे भी कि हमको आर्टिस्टिक रहना है. वो भी आई थिंक इतना सही चीज़ नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के लिए करते हैं ना, हम रीडर्स के लिए लिखते हैं. तो फिर अगर मुझे पता है कि रीडर को ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ एज अ राइटर पसंद नहीं है तो शायद उस पर मुझे थोड़ा रीडर को ज़्यादा तवज्जो, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो मतलब देना ज़रूरी होता है. करेक्ट. नहीं वो तो है ही ऑफ कोर्स. मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ताकि ज़रूरत के वक्त हम इधर भी झुक सके और उधर भी झुक सके. मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल होने की. बिल्कुल. जस्ट अ सजेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू. एक्चुअली हमको ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड तब से करना चाहिए था जब हम मतलब आई केम इन एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, है ना. कि बहुत मतलब उसका भी एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे. वी दैट इज मतलब काफ़ी मज़ा, मतलब वही चीज़ होता है. आई रियली एंजॉय मतलब बीइंग अराउंड पीपल लाइक यू. मतलब 5 साल बाद मिल रहे हैं ना, एक तो लग नहीं रहा है वैसा, एंड दूसरी चीजें इतनी सारी कॉमन चीज हो जाती है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन. कैमरा लगा होता ना तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता. एग्जैक्टली. एंड वो ज्यादा कैंडिड होता. वो ज्यादा कैंडिड होता. कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बातें हो रही है हमारे में. बिल्कुल. तो ये 15 दिसंबर को रिलीज हो रही है आई गेस बुक.
15 दिसंबर या उसके आसपास 13, 14, 15, अच्छा 16 अभी डेट डिसाइड नहीं नहीं है बट ये है कि दिसंबर में ये रिलीज हो रही दिसंबर है। में। मतलब बुक का रिलीज का क्या होता है, एक तो हम लॉन्च फंक्शन करते हैं और दूसरा चीज होता है कि बुक स्टोर्स पे कब अवेलेबल होती है, तो उसमें थोड़ा स्पेसिंग रहता है। तो मैं इसको इसलिए आई एम बीइंग मोर एक्सप्लेनेटरी बिकॉज कभी कभी लॉजिस्टिक्स में 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं। लेट मी मेक इट मोर इजी, आप फॉलो करो अंतर को और अंतर स्टोरी डालेगा, उसके अंदर पोस्ट डालेगा तो पता लग जाएगा। Exactly. दैट इज मोर इजी आई गेस, है ना। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। ये बहुत सवाल सबके जहन में आता होगा जब कोई एक नया राइटर बन रहा है, तो लिख तो वो लेगा क्योंकि वो उसके एरिया में फॉल कर रही चीज़, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिशिंग, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट अप्रोच? वो कैसे शुरुआत करे? गेट अ लिटरेरी एजेंट। लिटरेरी एजेंट, मतलब it's not because I have a literary agent, so my literary agency is The Book Bakers by Suhail Mathur. And मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी वो literary agency है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, I told you ना कि सुहेल is someone जिसके लिए maybe I'll take a bullet for him. मैंने ये आपको behind the scenes बोला था, right? तो वो चीज़ कैमरा पे बोलना, ये मैं फेक नहीं हो सकता। मैं कुछ भी बोल सकता, सुहेल बहुत बढ़िया आदमी है, सभी बोल सकता था, बट आई एम यूजिंग दैट फ्रेज, आई कैन टेक अ बुलेट फॉर हिम, क्योंकि जब मुझ पे किसी ने भरोसा नहीं किया था तब उन्होंने किया था। एंड आज मेरे पास, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम वर्किंग ऑन 6 to 8, 9 मोर अदर प्रोजेक्ट्स, ट्रू क्राइम से लेके मिथोलॉजी, हिस्ट्री, सबके ऊपर आई एम वर्किंग ऑन दैम, जो कि शायद अगले 3 साल 4 में आती रहेगी। सो दैट इज़ एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग इन कोलैबोरेशन विथ हिम। तो आप खुद हाथ पैर मारोगे तो फिर आप पहुंच जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा, शायद वक्त की बात नहीं है, मगर आपको अगर थोड़ा सा, अगर देखिए, हमें हर किसी को गाइडेंस चाहिए होता है, करेक्ट, तो वो गाइडेंस वाली बात हो जाती है। लोगों को लगता है कि नहीं, एक जिद होती है कि मैं खुद करूँगा। मैंने पहली बुक तो खुद से पब्लिश की थी, तो वो मैंने करके देख लिया एंड आई रियलाइज कि गाइडेंस की जरूरत सबको होती है। बट स्टिल यार दैट बुक वाज अ हिट यार, मतलब उस सेक्शन में वो बेस्ट सेलर थी। इट आल्सो वन द बेस्ट माइथो फिक्शन अवार्ड 2019 का अवार्ड 2019 में। सो इट वाज अ बिग हिट दैट वे, एंड आल्सो आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे सोशल हाउस के साथ कोलैबोरेशन करने की मौका मिला। And maybe that is what, not maybe, that is what led to this beautiful relationship that we have now. मतलब आप लोगों को, मतलब अभी तो ये ऑन कैमरा हो रहा है, लेकिन हम आके जो बात कर रहे थे, हम लोगों को नहीं लग रहा था कि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं, राइट? मैंने पूछा था कि यार हम इससे पहले उसके बाद शायद नहीं मिले थे इन पर्सन। We have talked a couple of time on phone और मैसेज पे कभी कभार बात होती है, and that is also very बिजनेस की बातें या फिर कोई वैसी बातें होती है। बट वही चीज़ होता है कि basically I believe that of course you are, मतलब as an artist, मतलब I respect you a lot, मतलब salute right hand से करना होता है salute, but you acknowledging me as an artist, as a writer, and encouraging me and also accepting me that way, Actually मेरे लिए यार अंतर वाइब मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, right? It doesn't matter कि कोई आर्टिस्ट है सामने या नहीं है, कोई मेरे से बड़ा है या छोटा है, मेरे लिए वाइब मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बंदा अच्छा होना चाहिए, बाकी की चीज़ें तो होती रहेंगी, बस बंदा अच्छा होना चाहिए मेरे लिए, वो बहुत, मैं इसलिए रिश्ते भी उन्हीं से ही निभा पाता हूँ जो बंदा अच्छा है मेरे लिए। और हम जैसे लोग की शायद एक मतलब दिक्कत होती है कि वी कैन नॉट बी फेक। मतलब हमारी ये चीज़ होती है कि हम फॉर कर्टसी चीज़ें नहीं कह पाते। करेक्ट, अगर कहना है दिल से आएगा, दिल से आ रही तो आ रही है, वरना नहीं आएगी। वही चीज़ है। और अगर कभी कभी कुछ जगह पे कहना पड़ता है पोलाइटनेस की वजह से, तो वो लोगों को पता चल जाता है शायद कि वो चेहरे पे आ जाती है, चेहरे पे आ जाती है, खुशी दिखती है। अभी आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी श्योर कि वो दिख रहा है कैमरा पे कि आई एम हैप्पी, जैसे आई कैन सी योर फेस, मुझे दिख रहा है कि आप खुश हो, तो वो चीज़ हर कोई पकड़ सकता है। तो as we were talking about कि how to approach these publishers, so we started with literary agent, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, अब वो सारा काम एजेंट का है। हाँ, बस वही चीज़ है कि you have to be very selective about which literary agency या फिर which literary agent you are working with. वाइब मैच करना ज़रूरी होता है आपके शब्दों में। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसका ख्याल रखना होगा एज अ फर्स्ट टाइम ऑथर। एज अ फर्स्ट टाइम ऑथर मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री, मतलब पब्लिशर्स के तक तो जाऊंगा ही नहीं। आई वुड जस्ट से कि आप ये देखो कि लिटरेरी एजेंसी आपको क्यों रिप्रेजेंट करना चाहती है, क्योंकि दे वांट टू बस आपके लिए एक मतलब उनके लिए आप एक बस वन ऑफ द क्लाइंट्स हो, या फिर आप में वो पोटेंशियल दिखते हैं, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करना चाहते हैं, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, कमर्शियल एंड बियॉन्ड दैट एक रिश्ता बनता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मतलब आप एक्सप्लोर करो। अच्छा,
3-4 लिटरेरी एजेंट्स को एक्सप्लोर करो, वैसे भी ज़्यादा नहीं, इंडिया में है बेसिकली नहीं। माय क्वेश्चन वाज कि वो अपने कंटेंट को लेके सिक्योर कैसे रह सकता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि अगर हम किसी को अप्रोच भी कर रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से हमें भेजना भी होता है अपना कंटेंट राइट कि कुछ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो उस केस में कहीं डर रहता है कंटेंट? नहीं, एक्चुअली व्हेन वी सेंड थिंग्स ओवर मेल ना, मैंने कभी नहीं सुना है हमारी इंडस्ट्री में कि कोई उसको कॉपी करके कुछ कर रहा है। बट ये एक मेरे को लगता है कि शायद ये डर कहीं ना कहीं रहता तो होगा किसी एक ऑथर को। रहता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ना आप जब एक्सपीरियंस करोगे तभी वो डर जाएगा। अच्छा, तो वो वाली चीज़ होती है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली स्क्रीन डील्स या फिर स्क्रीन राइटिंग के लिए भी पिचेस करता रहता हूँ, तो उस पर ये ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस पर मैंने सुना है कि चोरी होते हैं, प्लेगरिज्म होते हैं, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में ये रहता है कि शायद हो सकता है, ना आई हैव एक्सेप्टेड इट। तो फिर मैं तभी एक स्टोरी भेजता हूँ किसी को जब मेरे पास और 2 दिमाग में हो ऑलरेडी। सो बेसिकली एक भेज दी तो अगर चोरी हो सकती है हो जाए। अच्छा। एंड अगर इसका कोई बेटर सोल्यूशन होगा, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स और एक चीज़ होता है, और एक चीज़ आई वुड टेल यू, देयर इज अ स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। आई वाज टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो फिर वहाँ पे जाके यू कैन गेट इट कॉपीराइट, ठीक है। लेकिन वही चीज़ होता है, इंडिया में कॉपीराइट लॉज थोड़ा वेग, थोड़ा एम्बिगुअस है, और कॉर्पोरेशंस के साथ आप कितना लीगल बैटल लड़ेंगे, वो वाली भी चीज़ हो जाती है ना। वो लोग तो अपना एक मतलब तो टीम रहती है प्रॉपर, एक लीगल एक लॉयर लगा देंगे, आप पता चलता है, वही वाला चीज़ है। तो फिर थोड़ा उसमें आई बिलीव कि इसीलिए एज एन आर्टिस्ट या फिर आप ऐसे लाइन ऑफ वर्क में होते हो ना, तो फिर आई थिंक वन थिंग यू नीड टू बी श्योर दैट यू आर इंडिविजुअली गुड पर्सन। क्योंकि आई बिलीव कि अच्छे लोगों के साथ ना, अगर बुरा होता भी है तो लाइक शाहरुख खान साइड इन ओम शांति ओम, एंड में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली टेक अवे दैट आई कैन हैव। ये थोड़ी फिलोसॉफिकल वाली चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती। वी हैव टू डिपेंड ऑन आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी। नाइस, आई लाइक दैट, थैंक यू। जब व्हेन यू आर राइटिंग योर फर्स्ट बुक तो डेफिनेटली तब तो दिमाग में इतना नहीं चल रहा होगा कि ये बुक पॉपुलर होगी या बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, पर जब ये चीज़ हुई तो कैसा फील हो रहा था उस वक्त? मुझे बहुत ऑनेस्टली बता। घमंडी हो गया, घमंड आ गया था। यस, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो कैसा वाला घमंड आया था कि अब मेरे को किसी से मिलना नहीं है, या अगर नहीं, ये वाला हो गया था कि माय कैरियर इज सेट। मैंने पहली बुक बेस्ट सेलर थी, ये गॉट अ मेजर अवार्ड, काफ़ी हाइप था, बहुत कुछ मतलब था। इवन दो मास्टर्स के थीसिस लिखे हैं लिटरेचर स्टूडेंट्स ने मेरे फर्स्ट बुक पे। मेरे फर्स्ट बुक, ये बुक अनाउंस होने से पहले आई हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट्स ऑफ IIT बॉम्बे, आई हैव ट्रेन्ड SRCC के स्टूडेंट्स, IIT पल्लक्कड़ में आई हैव जज्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड लाइक SRC, मैं जब रामजस में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, माई परसेंटेज वॉज 94.5, दैट वॉज द कट ऑफ, आई मेड इट। SRCC में शायद 97.5 था, नहीं मिला था, तो फिर आ गई थी घमंड कि वहाँ पे अभी मैं उनके बच्चों को सिखा रहा हूँ। वही चीज़ है, तब मैंने सीखा कि घमंड कुछ नहीं करता खुद को डुबाने के अलावा। रियलिटी चेक कब आया, कब हुआ ये? जब कोविड आई एंड जब बना बनाया मेरे कुछ मतलब यही बुक, आई हैड अ काइंड ऑफ, आई ऑलमोस्ट हैड अ डील विद मेजर पब्लिशिंग हाउस। कोविड आई एंड इट फेल अपार्ट। और फिर ऐसा होता था कि मतलब मैं रात को लाइक 4 बजे अचानक से उठ जाता था एंड मैं मेल्स चेक करने लग जाता था कि यार किसी ने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं। तब मेरे को समझ में आया कि जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है। मतलब जिंदगी लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ। आज मेरी ज़िंदगी अच्छी है, कल ख़राब हो सकती है, आज बहुत ख़राब है, कल बहुत अच्छी हो सकती है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने जो कविता मुझे ऑफ कैमरा सुनाई थी, उसी के लाइन ऑफ थॉट में अगर मैं कहूँ तो फिर वही चीज़ें आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। आप वो सच्चाई मान के चलो कितना क्या हासिल करना है, कितना हासिल करना है, जब सबको एक दिन जाना ही है। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हो, मे बी आप अपने काम में इतना बेहतरीन नहीं हो, मे बी आप कॉर्पोरेट वर्क हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, आप एवरेज पर्सन हो, बट अगर आप अच्छे इंसान हो, आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कैमरा पे हूँ, आई हैव सीन कि इफ़ यू ट्राई टू बी, इफ़ यू ट्राई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सी फॉर मी ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस एंड इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। आप बोलोगे नहीं मैं लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा, तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठ के मैं झूठ बोलना एकदम ही बंद कर दूंगा, लेकिन ग्रेजुअली आप उसको कम कर सकते हो।
मैं लोगों को चीट बिल्कुल नहीं करूँगा. अगर मुझसे ये चीज़ नहीं होगा तो फिर मैं फ्रैंकली बोल दूंगा. तो ऐसा नहीं है कि मैं आफ्टर अ मंथ में वो 100% कर पाऊँ, बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. जैसे आर्ट होता है ना, इसलिए बीइंग अ गुड पर्सन, इवॉल्विंग इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट. यू हैव टू कंसिस्टेंट इन दैट. एग्जैक्टली. नाइस. सो ये वैसे मेरे क्वेश्चंस थे जो मैं पूछना चाहता था, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं. सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक विद योर न्यू बुक जो भी आने वाली है. थैंक यू. तो ये अभी दिल्ली में ही लॉन्च होगी, कुछ पता है अभी किस स्टोर में? हाँ, दिल्ली में लॉन्च होगी. सो माय पब्लिशर इज ओम बुक्स. तो फिर ओम बुक्स के किसी शॉप में होगी. दे हैव अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 स्टोर्स इन दिल्ली एनसीआर, 3-4 मोर स्टोर्स अक्रॉस इंडिया. बैंगलोर में है, देहरादून में है, and they're also opening around some more stores. So Delhi NCR के most really गुड़गांव में जो कौन सा मॉल था, एम्बियंस मॉल, वहाँ पे जो ओम बुक का शॉप है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. वो तो अपडेट में करता रहूँगा. आई एम ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ ऑथर अंतर अत्रेय. तो वहाँ पे इट विल बी अपडेटेड. एंड ऑल्सो माई पब्लिशर है, थोड़ा तो वो प्रचार होगा, लोगों को पता चल ही जाएगा वो चीज़. इट्स कमिंग आउट इन द मिड ऑफ दिसंबर. तो एंड ऑल्सो इट्स कमिंग आउट इन एसमीज. यस. हाँ, तो इट्स कमिंग एंड इन एसमीज इट्स कमिंग आउट इन द गुवाहाटी बुक फेयर होता है वहाँ पे. December 27 से है, जनवरी 7th या 9th ऐसे तक 10 दिन का फेयर है. तो वहाँ पे रिलीज़ होगी. December 28 को रिलीज़ होगी. so that's about it. तो इनिशियली 2 लैंग्वेजेस में आ रही है. इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में प्लान है? We are trying for other languages. तो फिर यहाँ पे चीज़ ये होती है, this is how it works. I'm just explaining the nitty-gritties of the publishing industry. So basically, if there is a local language translator, so they have to purchase the rights from the original publisher. Okay. तो फिर मतलब उनको पहले राइट्स परचेज करने पड़ेंगे. तो फिर एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड कोई भी लैंग्वेज में, तो उनको एक फ़ी दे के, मतलब राइट्स परचेज, एडवांस रॉयल्टी दे के थोड़ा राइट्स खरीदना पड़ता है, एंड देन दे कैन प्रिंट इट. बट ये तो ये अप्रोच मेरे ख्याल से तब आएगी जब व्हेन यू बुक बिकम्स पॉपुलर, कि हाँ थोड़ा चलो फेमस हो गया. सो इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि बिना एक भी प्रिंट रन किए, मतलब बिना 1 सिंगल कॉपी, एक बुक की ऑलरेडी मतलब राइट्स बिक गई है, ट्रांसलेशन राइट्स. एसमीज रेखा प्रकाशन, माय एसमीज पब्लिशिंग हाउस इज रेखा प्रकाशन बाय मिस्टर देवेन कलिता. आई कॉल हिम प्यार से देवेंदा. इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. सो फिर उन्होंने इंग्लिश से राइट्स खरीदे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर असमीज पीपल. तो वो तो बनता है. एंड बाकी जो आप कह रहे हैं वो पॉपुलर होने पे खरीदते हैं. लेकिन one thing, this is something that I really want to tell to all the publishers if they somehow watch this. तो पैन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो हम सिर्फ मूवीज पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आई जस्ट हैव एन आइडिया जो कि शायद काफ़ी वायबल हो सकती है अगर एक बुक 5-6 लैंग्वेजेस में आ रही है. ओके, और एक टाइम पे आती है. आई डोंट नो इसके मे बी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, उतना अभी मुझे पता नहीं है. बट एज फार एज आई नो, अगर उस तरीके से आती है तो फिर आप 6 पब्लिशर्स थोड़ा थोड़ा पैसे डाल के यू कैन प्रमोट इट ऑन अ बिगर लेवल एक ही टाइम पे. फायदा सबका है. हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ बुक? मतलब कैसे, स्पेशली यू, क्या कितने सेल्स हुआ वो इम्पोर्टेंट है, रीडर का फीडबैक इम्पोर्टेंट है? For me it's a combination of both. हाँ, primarily I would be honest, primarily it's sales for me, क्योंकि मैं कुछ और नहीं करता हूँ. Because अगर sales नहीं हो गए तो फिर no matter how much critical acclaim I get, मैं नहीं खा पाऊँगा, तो वो वाली चीज़ हो जाती है. बट ऐसा नहीं होगा, आई वोंट बी हैप्पी अगर मेरी बुक सेल्स वाइज बहुत बढ़िया करती है एंड रिव्यूज़ में आउट ऑफ 5 3.2 स्टार्स है. वो नहीं होगा. जैसे कि माई प्रीवियस बुक, it's even now अभी Amazon पे with 146 genuine reviews है. तो 4.2 4.1 out of 5 है. तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 and above, that's my target, critical wise. एंड कमर्शियल वाइज वही है कि नंबर्स होते हैं, वो तो मुझे रॉयल्टी, दैट्स माई ओन थिंग, एक नंबर होना चाहिए, वो बेस्ट सेलर होनी चाहिए एटलीस्ट. डेफिनेटली. तो आई थिंक इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर मी. सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ राइटर? First of all, I would say, you have to be very confident about taking rejections. I mean, not confident, but you have to learn to take rejections. पहले तो बहुत बुरा लगता है. Secondly, you have to take care of your mental health very well. And it's not just for a writer, it's for all people who are artistic. क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं होती है, और अगर ऐसे होती भी है तो
वायरलिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. आज भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान टॉप स्टार्स इसीलिए है बिकॉज दे हैव लास्टेड लॉन्ग. आज भी महानायक अमिताभ बच्चन जी इसीलिए है बिकॉज दे हैव लास्टेड लॉन्ग. तो वायरलिटी के पीछे मत भागो. तो यू नो वायरल होने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यू नो. और आजकल तो बहुत ईजी हो गया है. मतलब कुछ चीज़ें अगर आप बेकार की चीज़ करोगे तो फिर द चांसेस यू नो दैट यू गो वायरल. तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा उनसे बचो. यू नो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड गिव टाइम. अपने क्राफ्ट के ऊपर वर्क करो. यू नो बी कॉन्फिडेंट. और उसके साथ कुछ और स्किल सेट्स है जो एज अ राइटर यू मस्ट हैव नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ ग्रेट मार्केटिंग माइंड. क्योंकि मार्केटिंग मतलब आप ही को करनी है. अ पब्लिशर विल गिव योर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपकी बुक हर स्टोर में अवेलेबल होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल होगी. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, वो आपको करनी है. एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस. एक ऑथर के पास महीने के मान लो 20 बुक्स होते हैं. तो 20 बुक्स पे कैसे इक्वल एफर्ट्स तो नहीं, अगर दे भी सकते हैं तो फिर वही होगा कि सब पे 5% देंगे तो वो 100% होता है. लेकिन आप अपने बुक के लिए 100% एफर्ट दे सकते हो. तो दैट इज वाई डूइंग योर ओन मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो व्हेन यू पिच अ प्रपोजल, एजेंट के थ्रू हो या ना हो, you have to give a marketing template to go with कि what are your marketing ideas. सबसे पहले उसके लिए आपको जानना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है. तो वो वाली चीज़ आ जाती है. एंड अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्स. तो आई गिव एन एग्जांपल. आज दिस इज़ जस्ट द कवर. तो अभी तो बस कवर आई है क्योंकि बुक तो अभी प्रिंट हो रही है. तो यू नो इसी को लेके आज आई विजिटेड, कल परसों आई वेंट टू होम स्टोर्स. तो फिर नो व्हेन आई इंटरेक्टेड विद रीडर्स एंड ऑल, तो मैंने 8 रीडर्स से इंटरेक्ट किया. 8 के 8 खरीदने के लिए तैयार थे. अच्छा. इट्स 100% कन्वर्जन रेट. तो इफ यू सेल ऑन योर ओन यू कैन सेल मोर. तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न सेल्स टेक्निक. उसके अलावा आई थिंक यू नो स्पीकिंग एबिलिटी वो आना यू हैव टू, बिकॉज यू नो ब्लो योर ओन ट्रम्पेट. तुमको खुद अपने बुक के बारे में बताना है. सो यू हैव टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर. कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. एंड ऑल्सो यू शुड बी वेरी अडेप्टेबल. जैसे मुझे रील्स बनाना नहीं आता था, यू नो मुझे मतलब इस तरीके से इंटरव्यू आई एम वेरी कंफर्टेबल. ओके मतलब अगर बड़ा सा कैमरा यहाँ भी आ जाए तो भी मुझे मज़ा आएगा. इस चीज़ में मुझे मज़ा आता है क्योंकि मैं बचपन से बहुत मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, टॉकेटिव पर्सन क्या कहते हैं, बातूनी. तो बहुत बातूनी इंसान हूँ मैं. तो दैट कम्स वेरी नेचुरल टू मी. लेकिन रील में कुछ कंटेंट वाइज बनाना वो मेरे लिए मतलब आई बिकम सो कॉन्शियस. मैं स्टिफ हो जाता हूँ. तो यू नो अभी वो सीख रहा हूँ मैं. तो अगर किसी के पास कोई यू नो टिप्स है कमेंट्स में ज़रूर डालें. यू नो हाउ आई कैन बी अ बेटर पर्सन और बेटर परफॉर्मर इन रील्स. क्योंकि आजकल रील्स बहुत लोग बनाते हैं एंड आई एम बहुत ख़राब हूँ रील्स में. डांस ऑन कच्चा बादाम ना, यू विल गेट फेमस. नहीं यार, ये वाली रील्स वगैरह वाली चीज़ तो करना ही पड़ेगी बिकॉज इट्स नाउ अ टॉक ऑफ द टाउन. और ये नीड ऑफ द आवर. तो ये ज़रूरी है. इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ओनली. तो वही मैंने कहा एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. लाइक आई एम ट्राइंग. आई नो आई एम नॉट गुड एट इट. आई एम वेरी बैड एट इट. लेकिन वही चीज़ है कि आई एम ट्राइंग. गुड. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. शुक्रिया बुलाने के लिए तो नहीं, बिकॉज मैं तो वैसे भी आने वाला था. लेकिन दिस सरप्राइज के लिए आई थिंक दिस वुड बी वन द मोस्ट ब्यूटीफुल सरप्राइजेस. क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट एंड दिस इज नॉट यू नो बिकॉज ही हैज़ इन्वाइटेड मी, टू बी रियली ऑनेस्ट आजकल आपको ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया पे जो यू नो पॉडकास्ट के लिए मोस्ट पीपल. अगर आपको आप बहुत बड़े कोई हो, आपको इन्विटेशन मिल रहा है वो तो अलग चीज़ है. मुझे 1-2 जगह से मिल रखा है अभी. लेकिन इस तरीके से कोई भी यू नो पॉडकास्ट पे सरप्राइज नहीं करते हैं. एंड समबडी लाइक सोशल जिनके 27 लाख फॉलोअर्स है ना, वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं. बट यू नो दे चूज टू सपोर्ट आर्ट. दे चूज टू सपोर्ट मी एज अ फ्रेंड, मे बी एज अ छोटा भाई. सो यू नो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस लाइन ऑफ वर्क. यू नो कि आप जैसे लोग मुझे शायद दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलते, यहाँ मिल रहे हैं. सो आई एम रियली थैंकफुल. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए. एक्चुअली यार मेरे लिए ना नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों. या इसलिए आपके नंबर्स अच्छे हैं मे बी. क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था, जैसे मैंने पहले भी बताया दैट अंतर इज़ अ गुड गाय, स्वीट गाय. और हम लोग 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं. या मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बंदे का अच्छा होना. दैट्स द बॉटम लाइन. बस मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है. वो तो लकीली हम लोग कहीं ना कहीं एक सेम इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक कर गए हैं.
बट बंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है that is बस। true, you know. मतलब सक्सेसफुल पीपल बहुत है दुनिया में, आई थिंक, यू नो, कोशिश कर सकते हैं, you know, मैं we भी can- कोशिश ही कर रहा हूँ, आप भी Exactly. कोशिश ही कर रहे हैं, वही Exactly. चीज़ है, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग। एंड थैंक यू सो मच, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड प्लीज़ फॉलो अंतर, हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं वो नीचे आ गए होंगे, प्लीज़ डू फॉलो अस। और इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग ऑथर, और अगर आप कोई अपनी बुक लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम, डू कनेक्ट विद हिम, सवाल पूछो, डीएम Of course, करो, of यू कैन course. डेफिनेटली आस्क हिम, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड And there is just one appeal I would like to make. Yes, please. मैं ये नहीं कहूँगा, you know, कि मेरी ही बुक पढ़ो, and this is genuinely, and I'll also explain क्यों कह रहा हूँ मैं ये, but बुक पढ़ो, क्योंकि ना ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, अगर बुक्स पढ़ना ही कम हो जाए तो फिर you know when you go for a पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जब आप डील कर रहे होते हैं ना, तो अगर पब्लिशर या मतलब मेरे पब्लिशर तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो एक जनरल ये है कि आजकल लोग फिक्शन से नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो यू नो फिक्शन बुक्स कमीशन ही कम होते हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि और वो लोग सही है, यू नो, पब्लिशर्स राइट कि पढ़ते नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मेरा बुक नहीं पढ़ रहा है, उसमें एक सोल्यूशन है, आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कमी है, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर राइटर, कैसे मैं एक बेटर बुक लिख सकता हूँ। लेकिन आप अगर पढ़ोगे ही नहीं फिक्शन, तो फिर वही चीज़ है ना, यू आर किलिंग एन आर्ट फॉर्म। और मैंने मे बी आई वुड लाइक यू टू टेल दिस, जो हमने उस वक्त बात करी थी ना बच्चे की, यू नो, बीइंग अ स्टोरी टेलर, इफ़ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन इट टू द ऑडियंस। हाँ, तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग ना बॉर्न स्टोरी टेलर होते हैं, हम लोग पैदा ही स्टोरी टेलर होते हैं बचपन से, और अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हम लोग कहानियाँ सुना रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अगर आप बच्चे को कोई कहानी सुनाए, तो बच्चा वही सेम कहानी अपने हिसाब से, अपने कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके या अपने स्टाइल को इन्वॉल्व करके वो कहानी किसी और को सुनाएगा, वो फिर किसी और को सुनाएगा। सो बेसिकली दैट्स हाउ वी ग्रो, और इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और मैं इनफैक्ट ये भी कहता हूँ दैट एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, everyone is a story. Exactly. तो हम स्टोरी से घिरे हुए हैं। yes. एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स, करेक्ट, ब्रांडिंग, एवरीथिंग इज स्टोरी। हाँ, और यस, एवरीवन इज़ अ स्टोरी, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और ये भी कहता हूँ कि और सबका प्रेजेंट करने का स्टाइल भी अलग होता है, और होना भी चाहिए, और अप्रोच करने का भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो हमारा ये तरीका ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ कहानी बच्चे को सुनाऊंगा या कुछ उसको बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा उसके लिए बच्चा बन जाऊंगा, है ना। तो प्रेजेंटेशन मेरे लिए उसके लिए अलग हो गया। और ये चीज़ मैं किसी जब बूढ़े आदमी को बताऊँगा या किसी एल्डरली इंसान को बताऊँगा, तो शायद उनके साथ तरीका मेरा अलग होगा। तो बट वही चीज़ है, प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर है हमारा, जो सोल है, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग, वो सबके साथ सेम है, और वो रहना चाहिए। और ये आर्ट फॉर्म वैसे मरता जा रहा है, तो और वो बचाना चाहिए सबको, आपको बचाना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रेजेंट करना चाहिए अपनी कहानी को, दूसरों की कहानी को। तो हम सब के अंदर कहानी, हम सब कहानी है। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। वी होप यू लाइक द एपिसोड। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ काम की चीज़ लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, और अपना ख्याल रखिए, और फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।